नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 12th के इकोनॉमिक्स का जो सेकंड बुक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। उसमें पहला जो चैप्टर है हमारा, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। मतलब कि जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या अच्छाई थी और क्या बुराई, क्या कमियां थी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्या कमियां थी, ठीक है, ज्यादातर तो कमियां ही इसमें नजर आएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा हमारे देश की जो है कि अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया था, बहुत लूटा उन्होंने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, जब ब्रिटिश उपनिवेश काल से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था थी जो बहुत ज्यादा मतलब सोने की चिड़िया कही जाती थी। ठीक है, देखिए, ब्रिटिश उपनिवेश काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था को सोने की चिड़िया के रूप में जानी जाती थी। ठीक है, जानी जाती थी। उपनिवेश काल में अत्यधिक और लगातार आर्थिक शोषण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ती चली गई। देखिए, भारत जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पिछड़ती इसलिए चली गई क्योंकि इसका अत्यधिक और लगातार क्या हुआ, शोषण हुआ। किसने करा, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या करा, यहाँ से कच्चा माल जितना भी था, जो भी उनको जरूरत होती थी, जिन चीजों का उत्पादन करने का, जिन चीजों का कच्चे माल के रूप में उन्हें चाहिए होता था, वो कहाँ उत्पादन करवाते थे, जबरदस्ती इंडिया में। ठीक है, और यहाँ से वो कच्चे माल को ले जाते थे और वहां से तैयार माल, ठीक है, वापिस हमारे ही देश में आकर बेचते थे। तो इससे क्या होता था, कच्चा माल जो होता है वो सस्ता होता है। कच्चा माल क्या होता है, कच्चा माल सस्ता होता है, सस्ता होता है। ठीक है, और तैयार माल जो होता है वो क्या होता है, महंगा होता है। तैयार माल महंगा होता है। अंग्रेज क्या करते थे, यहां से कच्चा माल सस्ते दामों में ले गए और वहां से तैयार माल ऊंचे दामों में ला करके हमारे देश में बेचते थे। तो एक तो कच्चा माल चला गया, इससे हमारे देश को नुकसान हुआ, और दूसरा क्या हुआ, तैयार माल हम दोबारा खरीदेंगे उसी से, क्योंकि पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था किसके कंट्रोल में था, अंग्रेजों के कंट्रोल में था, ब्रिटिश कंपनी के कंट्रोल में था। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो तैयार माल है वो भी हमारे देश में बेचेगा और इससे भी पैसा कमा करके कौन ले जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, और कच्चा माल भी ब्रिटेन ले जाएगा। तो हमारे देश के पास बचा ही क्या, जो हमारा देश का अर्थव्यवस्था क्या होगा, अच्छा होगा। तो इसे ही कहा जाता है अत्यधिक और लगातार आर्थिक शोषण हुआ, किसका, हमारे देश के अर्थव्यवस्था का। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का। अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटेन में तेजी से विकसित हो रही आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आधार के रूप में प्रयोग करना था। अंग्रेजों ने क्या करा, हमारे देश का वहां पे जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए था, उन्होंने कच्चे माल के रूप में हमारे देश को देखा और यहाँ से जितना भी कच्चा माल होता था वो उठाकर ले जाते थे और वहां से तैयार माल हमारे देश में और अन्य देशों में भी बेचा करते थे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो शासन व्यवस्था में उनका जो अधिकार आ गया, जिसकी वजह से वो लोग टैक्स भी लेते थे। तो हमारे देश को चारों तरफ से क्या है, बहुत ज्यादा लूटा अंग्रेजों ने। इसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मैं अगर ऐसा कहूं कि बिल्कुल चरमरा गई थी हमारी अर्थव्यवस्था उस समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में बतलाती है कि उस समय क्या हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, उच्च शिशु मृत्यु दर। उच्च शिशु मृत्यु दर ये दर्शाता है कि हमारे जो देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी थी। स्वतंत्रता के समय शिशु मृत्यु दर 218 प्रति हजार था। मतलब 1000 बच्चे अगर पैदा हुए उसमें से 218 बच्चे क्या हो जाते थे, मर जाते थे। क्यों, क्योंकि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही थी। ठीक है, अच्छा खान पान नहीं मिल रहा था, यहाँ पे लोगों के तो अपना जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो यानी कि 1000 बच्चों पे, 1000 पैदा हुए बच्चों पे 218 बच्चे मर जाते थे। इसे क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। उस समय सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर था। ठीक है, अगला देखें, व्यापक निरक्षरता, यानी कि लिटरेसी रेट काफी कम था। औसतन साक्षरता दर 16.5% से भी कम थी। केवल 7% महिलाएं ही साक्षर थी। यानी कि उस समय
कुल अगर मान लिया जाए जनसंख्या का केवल 16.5% ही लोग ही पढ़े लिखे थे, ठीक है। और जिसमें से महिलाएं तो और भी ज्यादा कम, केवल 7% महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उस समय हमारे देश के अंदर स्कूल और जो शैक्षिक संस्थान होते हैं वो नहीं थे। जब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो काम क्या करेंगे, कृषि पर आधारित करेंगे, सारे काम जो लेबर वाला काम करेंगे। और लेबर का काम करने के बाद जो उपजाते थे जमीन से, जो कच्चा माल होता था वो कौन ले जाता था, अंग्रेज लेता था सस्ते दामों में, ठीक है। तो हमारा देश जो है कि आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ठीक है। अगला देखिए, निम्न स्तरीय जीवन प्रत्याशा। निम्न स्तरीय जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जीवन जीने की जो आयु है वो पता चल जाता है जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिसकी वजह से उसकी जीवन कितनी आगे होगी, कितने साल की जिंदगी लगभग होगा उसका, यह अंदाजा लगाया जाता है। उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष थी, यानी कि उस समय अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा 32 साल ही जी पाएगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है, ये औसतन होता है, ठीक है, एवरेज लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ खान पान बहुत ज्यादा, उस समय अकाल पड़ता था, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, उत्पादन जो होता था वो कभी अकाल पड़ जाता था, कभी सूखा पड़ गया, कभी जो मतलब बाढ़ आ जाता। इन सब चीजों की वजह से क्या होता था, ना खाना सही ढंग से मिल पाता था, ना स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है। तो निम्न स्तरीय जीवन प्रत्याशा थी, यानी कि उस समय अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा था तो उसका ऐसा माना जाता था कि 32 वर्ष से ज्यादा उसकी आयु लगभग नहीं होगी, ठीक है। अगला, व्यापक गरीबी। देखिए, लोगों को अपनी आय का 80 से 90% हिस्सा आधारभूत आवश्यकताओं पर खर्च करना पड़ जाता था, ठीक है। आधारभूत आवश्यकताएं होते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इन सभी चीजों पे अगर आप 80 से 90% अपना आय का हिस्सा खर्च कर देते हो तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता जिसकी वजह से आप अपना विकास कर सको, ठीक है। तो गरीबी तो होना ही है, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान पे ही आप क्या है पूरा का पूरा पैसा खर्च कर दे रहे हो, तो आगे ना तो आपके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसे बच जाते हैं, ना स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पैसे बचते हैं, क्लियर है। तो गरीबी बढ़ गई। उसके अलावा कुल जनसंख्या का 52% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे लगभग आधे से ज्यादा जनसंख्या हमारी क्या है, गरीबी रेखा के नीचे थी, ठीक है। इसके अलावा देश में बार बार अकाल से लोगों की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। देखिए, हर बार क्या है, अकाल आ जाना, कभी अकाल आ जाना, कभी बाढ़ आ जाना, ठीक है, सूखा। तो ये सब जो है कि क्या कर देता है, किसी भी देश के अंदर जो खास करके कृषि प्रधान जो देश होते हैं ना, जहाँ पे लोग कृषि पे आधार निर्भर करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो क्या होता है वहां पे अगर एक बार अकाल आ गया तो वो समझिए कि वो उन लोगों का बहुत बुरा हालत हो जाता है। मेन इनकम का सोर्स क्या है, कृषि, और वही क्या हो गया, खराब हो गया। उसके ऊपर से अंग्रेज ऐसे तो थे नहीं कि अगर आपका फसल खराब हो गया तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम आपसे लगान नहीं लेंगे, ठीक है, उन्हें भी पे करना होता था। तो ऐसे में क्या होता था, लोग जो है कि मतलब ऋण के जाल में भी फंस जाते थे, ठीक है। यानी कि अकाल पड़ गया, टैक्स भरना है, दोबारा फसल लगानी है, पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, साहूकारों से पैसे ले लेंगे, अंग्रेजों से पैसे ले लेंगे। अब अंग्रेज से पैसा लेने गए तो आपको अंग्रेज क्या कहेगा कि जो मैं बता रहा हूँ यही फसल करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी, ठीक है, कॉटन की खेती करनी पड़ेगी, तो जो हम कहेंगे वही खेती करना पड़ेगा। तो फिर लोग अंग्रेजों के हिसाब से खेती करने लग गए। नील की खेती करने से क्या होता था कि बंजर हो जाती थी जमीनें। आप एक बार नील की खेती कर लिए, उसके बाद उसको काफी टाइम, काफी साल तक उसके अंदर दोबारा कोई और फसल उगा नहीं सकते। तो इन सब की वजह से क्या हुआ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, खराब हो गई, ठीक है। आगे देखिए, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। आर्थिक विकास का निम्न दर। आर्थिक विकास का निम्न दर का मतलब होता है कि जो जीडीपी है वो काफी कम था, ठीक है। औपनिवेशिक सरकार ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के बारे में कभी अनुमान लगाने का प्रयास ही नहीं किया। उनका कोई मतलब ही नहीं बनता था कि यहाँ के लोगों का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, विकास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं था। उनका मेन काम था कि हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से यहाँ से कच्चा माल लेकर जाना है, अपने सामान को बेचना है और इनसे जितना से ज्यादा हो सके उतना से ज्यादा पैसा कमाना है, उतना से ज्यादा लाभ कमाना है।
क्लियर है। तो कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि देश का राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी क्या है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, ठीक है, इन सब चीजों पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के मापन का प्रथम प्रयास जो है व्यक्तिगत स्तर पर 1876 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने ये प्रयास करा कि हमें पता करना चाहिए कि हमारे देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय कितना है। ठीक है, डॉक्टर V.K.R.V. राव ने के अनुसार उस समय भारत का जीडीपी का वार्षिक जो है वृद्धि दर मात्र 2% थी, यानी कि जो वृद्धि है वो सिर्फ और सिर्फ 2% बढ़ रहा था, और प्रति व्यक्ति आय जो है वो 0.5% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही थी। यानी प्रति व्यक्ति आय कितना बढ़ रहा था, केवल 0.5%, नाम मात्र का। ठीक है, तो जब 0.5% प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो उसमें क्या ही जो है कि मतलब विकास करेगा इंसान। ठीक है, तो पूरी तरीके से क्या है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या थी, गई गुजरी हो चुकी थी, एकदम बर्बाद। ठीक है, आगे देखिए, अब आता है कृषि का पिछड़ापन, जिसके निम्न कारण थे, यानी कि हमारे देश के अंदर जो कृषि था वो पिछड़ा हुआ क्यों था। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश के अंदर जो है कि पूरी की पूरी जनसंख्या लगभग जो है कृषि पर ही निर्भर करती थी, 75 से भी ज्यादा %। ठीक है, पहला जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी प्रथा, ये जो प्रथाएं थी, एक तो इन्होंने क्या है कृषि को पीछे कर दिया। दूसरा, 1947 में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की भागीदारी लगभग 95% थी, यानी कि जो हमारे देश के अंदर जो मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय आय, जो हमारे देश का इनकम हो रहा था, वो कहाँ से हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ कृषि क्षेत्र से। और कृषि क्षेत्र में ही क्या हो जाता था, बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना, भूखा पड़ जाना, सूखा पड़ जाना। ठीक है, तो इन सब की वजह से फसल खराब हो जाना, कीड़े लग जाते थे, तो इन सब की वजह से क्या, सिंचाई की सुविधा ना होना, इन सब की वजह से राष्ट्रीय आय क्या होगा, निम्न रहेगा। यानी कि राष्ट्रीय आय 95% किस पे निर्भर कर रहा है, कृषि पे, केवल कृषि का 95% योगदान है। ठीक है, और उसी में क्या हो जाएगा, खराबी आ जाएगा, तो राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। व्यवसायीकरण का दबाव, जैसे नील की खेती, मैंने अभी बताया था ऊपर भी। ठीक है, व्यवसायीकरण का मतलब होता है कि आप जो खेती कर रहे हो ना, उसका क्या करना है, बिजनेस के लिए खेती करो। जैसे नील की खेती, नील की डिमांड जो है लंदन में बहुत ज्यादा, ब्रिटेन में बहुत ज्यादा जो है नील की खेती का, नील का जो है कि मतलब कपड़ों को रंगने के लिए काफी डिमांड थी उसकी। तो यहाँ पे जो अंग्रेज होते थे ना, जो पैसे देते थे कि ये लो आप फसल लगाओ, तो वो क्या कहते थे, नील की खेती करो। कौन सी खेती करो, नील की खेती। अब आप पैसे ले रहे हो उससे, तो आप जो बोलेगा उसके हिसाब से आपको खेती करना पड़ेगा। तो ये लोग खेती करते थे नील की, और उसकी वजह से क्या हो जाता था, जमीन बंजर हो जाती थी। 1947 में 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, यानी कि 2/3 से ज्यादा जो हमारे देश की जनसंख्या है वो क्या था, किस पर निर्भर करता था, कृषि पर निर्भर करता था। मानसून पर निर्भर था, बारिश अच्छी तो फसल अच्छा, मानसून पर निर्भर था। अगर बारिश अच्छी हुई फसल अच्छी होगी, बारिश ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गया, फसल खराब, बारिश नहीं हुई तो भी फसल खराब। ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या हो गया, मानसून पर निर्भरता बहुत ज्यादा था हमारे देश के अंदर। विभाजन के बाद उपजाऊ भूमि, जूट के मिल पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, जो भारत के जब विभाजन हुआ भारत का, तो मुख्य रूप से जो जूट के मिल थे वो कहाँ चला गया, पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जिसे अब हम बांग्लादेश कहते हैं। ठीक है, तो विभाजन के बाद जो भूमि था, जो उपजाऊ भूमि था, वो जो है कि मतलब भारत से अलग होकर पाकिस्तान में चला गया, तो उससे भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। क्लियर है, इतना समझ में आया, आगे बढ़े। देखिए, अब आता है अविकसित औद्योगिक क्षेत्र। हमारे देश के अंदर औद्योगिकरण था ही नहीं, हस्तकला का क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, विऔद्योगिकरण नीति तथा भारतीय हस्तकला का पतन। हमारे देश के अंदर जो भी औद्योगिकरण था, यानी कि कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे लोग, जो छोटे छोटे जो है कि उद्योग होता था, लोग अपने घर के पास या फिर अपने आसपास में छोटा सा जो है कि मतलब कपड़े बनाने के लिए चरखे का इस्तेमाल करते थे, इस तरीके का क्या करते थे वो लोग। और जो बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां थी, जहाँ पे सूती कपड़े का जो है कि मतलब
उत्पादन होता था, ऐसी जगह जो है कि मतलब क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या करा, उन जगहों पर कब्जा कर लिया अपना, और यहाँ पे कच्चा माल, यहाँ से कच्चा माल ले जाने लग गए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा देश जो है कच्चा माल बेचने वाला बन गया। ठीक है, और तैयार माल खरीदने वाला बन गया। ठीक है, तो देखिए विऔद्योगीकरण नीति के दोहरे उद्देश्य थे। पहला तो ये हो गया कि भारत को कच्चे माल का उत्पादक बनाना, यानी कि हमारे यहाँ सिर्फ कच्चा माल बेचने के लिए उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, कच्चा माल बनाए उत्पादित होगा और वो कहाँ चला जाएगा, ब्रिटेन चला जाएगा। और भारत को ब्रिटेन में तैयार माल का बाजार बनाना, यानी कि जो ब्रिटेन में तैयार माल हो रहा है वो भी कहाँ बिकने के लिए आएगा, भारत में ही आएगा। मतलब एक तो कच्चा माल खरीदो सस्ते दाम पे, ठीक है, और दूसरा तैयार माल बेचो महंगे दाम पे, क्योंकि भारत के अंदर तो कच्चे माल का क्या है, बचता ही नहीं है, जो कि यहाँ पे जो कि उत्पादन करेगा, और ना ही यहाँ पे औद्योगिकरण किया गया था, ना तो हमारे यहाँ पे जो कि मतलब मिलें थी, ना हमारे यहाँ पे मशीनें थी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हमारे यहाँ उत्पादन किया जाए वस्तुओं का। और तैयार माल हमें ला करके वापिस वही चीजें, यानी कि हमारे यहाँ से रुई लेकर गए और कपड़ा बनाकर हमें ही बेच दिया। ठीक है, रुई लेकर गए थे 5 रुपए किलो और कपड़ा बनाकर दे दिया हमें 500 रुपए की शर्ट। ठीक है, तो एक तो इस पे 5 रुपए सस्ता दाम पे ले गया रुई। ठीक है, यहाँ पे भी फायदा किसको, अंग्रेजों को, और यहाँ 500 में बेच रहे शर्ट, इसमें भी फायदा किसको, अंग्रेजों को। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, अगला देखिए, पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का अभाव। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का अभाव, यानी कि हमारे यहाँ पे मशीनों का अभाव था, मशीनें थी ही नहीं ज्यादा। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित क्रियाशीलता। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं, सरकार जो क्षेत्र बनाते हैं उसमें सीमित क्रियाशीलता था, बहुत कम थे। भेदभाव टैरिफ नीति, भेदभाव टैरिफ नीति था। ठीक है, जो सामान आता था जाता था उसके ऊपर जो टैरिफ लगता है, ठीक है, भेदभाव था। आगे बढ़िए, विदेशी व्यापार की विशेषताएं। विदेशी व्यापार की विशेषताएं क्या था, देखिए, कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक तथा तैयार माल का आयातक। हमारा देश जो था वो विदेशी व्यापार में कैसा था, कच्चा माल बेचेंगे और तैयार माल खरीदेंगे। ठीक है, दूसरा, विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का नियंत्रण। जो भी सामान हम बेचेंगे उस पर नियंत्रण किसका था, ब्रिटेन का। तो पूरी तरीके से हम स्वतंत्र तो थे नहीं कि हम अपनी मर्जी से चलाएंगे, जो ब्रिटेन का जैसा नीति था उसी नीति से हम क्या करते थे, सामान को बेचते थे। भारत की संपत्ति का बहिर्य प्रभाव, यानी कि भारत का जो संपत्ति था वो बाहर जाता रहा, यानी कि हमारे देश से क्या है, बाहर जाता रहा। ठीक है, इतना ही नहीं, आगे देखिए, ब्रिटेन द्वारा लड़े जा रहे युद्धों के व्यय का भारत पर दबाव। जब ब्रिटेन, कोई भी देश हो, सिर्फ ब्रिटेन नहीं, कोई भी देश हो, अगर वो युद्ध लड़ता है, अगर वो लड़ाई करता है, तो उसमें जितना ज्यादा नुकसान होगा, पैसे का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर एक युद्ध लड़ा जाए तो कम से कम तो वो देश है ना, विकसित जो विकास किया है उसमें वो 10 साल पीछे चला जाएगा, 10 से 15 साल, 20 साल भी पीछे जा सकता है अगर युद्ध लंबा चला तो। और ब्रिटेन क्या है, दूसरा विश्व युद्ध भी लड़ रहा था। ठीक है, इसी समय ब्रिटेन जो दूसरा विश्व युद्ध जो लड़ रहा था उसमें क्या है, उसके पास जितना जो पैसा खर्च हो रहा था वो किस पर, वो अपने उपनिवेशिक पर डाल दिया, सारा खर्चा किस पर डाल दिया, अपने जो उसके जो गुलाम देश थे उन सब पर डाल दिया। तो इसका असर क्या हुआ, भारत पर भी पड़ा। और भारत पर क्या असर पड़ा, जितने भी लड़े जा रहे थे उसमें जो पैसे लग रहे थे उसका जो है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा कहाँ से शोषण करना चाहा वो, उसने सोचा कि जितना से जितना ज्यादा हो सके भारत से क्या करो, उसको वसूल करो। ठीक है, यहाँ से और ज्यादा व्यापार जो है कि मतलब कच्चे माल को पूरा तरीके से लेकर जाना, टैक्स बढ़ा देना। ठीक है, इस तरीके की जो नीतियां इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। क्लियर है, तो जितना पैसा हमारे पास जो बचा हुआ था वो भी कहाँ चला गया, ब्रिटेन चला गया। तो इस तरीके से भारत पर किसका प्रभाव पड़ा, दूसरा विश्व युद्ध का। जबकि भारत दूसरा विश्व युद्ध लड़ नहीं रहा था, भारत तो खुद ही आजादी का जो है लड़ाई में लगा हुआ था, आजादी कैसे मिलेगी इस बारे में जो है कि मतलब आंदोलन चलाए जा रहे थे। ठीक है, लड़ कौन रहा था, ब्रिटेन, लेकिन उसका पूरा का पूरा प्रभाव किस पे पड़ा, भारत पर पड़ा। क्यों, क्योंकि हम किसके गुलाम हो रहे थे उस टाइम पे, ब्रिटेन का। और ब्रिटेन चाहता था कि जितना भी हमारा युद्ध में खर्चा हुआ है उसको हम कहाँ से वसूल कर ले, अपने उपनिवेशों से, और उसके उपनिवेशों में भारत था सबसे। ठीक है, भारत भी उसमें से ही था एक। क्लियर है, आगे बढ़े, देखिए, प्रतिकूल तत्कालिक जनांकीय दशाएं।
उस समय भारत की जनसंख्या जो जनांकिकी है, उससे हमें क्या पता चलता है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। भारत को पहली नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई थी। उस समय पता लगाया गया पहली बार 1881 में कि भारत की जनसंख्या कितनी है। भारत की जनसंख्या 1881 से 1919 तक भारत की जनसंख्या दशा को जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। इसको पहला चरण कहा जाता है। ठीक है। 1921 में जनसंख्या महाविभाजक वर्ष माना जाता है। 1921 को, ठीक है, जनसंख्या महाविभाजक वर्ष माना जाता है। प्रतिकूल जनांकीय दशाएं, ऊंची मृत्यु दर 45 प्रति हजार, यानी 1000 पर 45 व्यक्तियों की मृत्यु एक वर्ष के अंदर। ठीक है। उच्च शिशु मृत्यु दर 218 प्रति हजार, यानी कि 218 बच्चे 1000 बच्चों पर क्या हो जाते थे, मर जाते थे एक साल के अंदर अंदर। सामूहिक निरक्षरता, यानी कि 84% लोग अनपढ़ थे हमारे देश के अंदर। क्या थे? 84% लोग अनपढ़। जीवन प्रत्याशा निम्न, कितनी साल? सिर्फ 32 साल। ठीक है। अभी सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा जापान की है। सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा किसकी है? जापान की है। यह जीवन यापन का निम्न स्तर आय का 80 से 90% आधारभूत आवश्यकताओं पर खर्च होता था, यानी कि जितना भी हमारा इनकम होता था उसका 80 से 90% जो है हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान जो आधारभूत आवश्यकता है उस पर खर्च हो जाता था। ठीक है। जन सुविधाओं का अभाव, हमारे यहाँ पे जन सुविधाएं अभाव तो था ही बहुत ज्यादा। ना तो स्कूल थे, ना ही स्वास्थ्य सुविधाओं में अगर बात करें तो हॉस्पिटल्स की सुविधा थी। ठीक है। तो इन सब की वजह से क्या होता था कि शिशु मृत्यु दर भी था ज्यादा, मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा था। ठीक है। पढ़े लिखे लोग थे नहीं, स्कूल नहीं था तो पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम थे, बहुत कम ही लोग पढ़ते थे। ठीक है। आज भी हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे बहुत कम साक्षरता दर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अविकसित आधारभूत ढांचा। हमारे देश के अंदर देखिए कोई भी अर्थव्यवस्था है, अगर वहां पे अच्छी सड़कें हो, विद्युत की सुविधाएं हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, शिक्षा हो, संचार हो, ठीक है, अगर ये सभी चीजें हैं तो विकास करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब अगर हमारा आधारभूत ढांचा अच्छा है तो विकास धीरे धीरे हो ही जाता है। ठीक है। लेकिन उस समय ना तो हमारे देश के अंदर ना तो अच्छी सड़कें थी, ना विद्युत उत्पादन था, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं थी, ना शिक्षा का था, ना संचार की सुविधाएं थी। इन सभी चीजों का क्या था? अभाव था। अंग्रेज प्रशासकों द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास के लिए प्रयास किए गए, जैसे कि रेलवे, सड़क, बंदरगाह, डाक एवं तार विभाग। देखिए अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत काम करा लेकिन वो अपने लिए करा था। सड़कें बनवाया ताकि वो रेलवे और बंदरगाह तक पहुंच सके, रेलवे स्टेशन और बंदरगाह तक पहुंच सके। ठीक है। डाक तार वो अपने मतलब अपने संचार के लिए बनाया कि एक जगह से दूसरी जगह हम क्या कर सके, जल्दी से जल्दी अपना जो कि न्यूज को बता सके, अपने जो कि मतलब जो भी हमारा जो सूचना होगा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सके। बंदरगाह ये इसीलिए बनवाया ताकि यहाँ से भारत से सामान कहाँ भेजा जा सके, पानी के जहाज के जरिए इंग्लैंड भेजा जा सके, ब्रिटेन भेजा जा सके। ठीक है। तो इन्होंने कुछ चीजें बनाई जो कि यहाँ से व्यापार ज्यादा अच्छा कर सके, इसके लिए बनाया था। क्लियर है? आगे देखिए। अब आता है अंग्रेजी साम्राज्यवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव। ठीक है। भारतीय हस्तकला का पतन। सबसे पहले जो भारत के अंदर हाथों से जो बनाया जाता था हस्तकला का क्या हो गया? पतन हो गया। पहले जब राजा महाराजा होते थे तो हस्तकला का बहुत ज्यादा क्या था? प्रभाव था। लोग बनाते थे, वो ले जाकर के राजा को दिखाते थे, राजा क्या कर लेता था? उसको खरीद लेता था। मोहरे और जो कि मतलब मोतियों से उसका जो है कि मतलब बोली लगाई जाती थी। ठीक है। उसके बाद कच्चे माल का निर्यातक देश बन गया और तैयार माल का आयातक बन गया, यानी कि कच्चा माल हमारा क्या हो गया? भारत से बाहर जाने लग गया और तैयार माल भारत में आने लग गया। ठीक है। जिससे दोहरा मार पड़ा भारत को, भारतीय अर्थव्यवस्था को दोहरा झटका लगा। पहला तो ये कि सस्ते में कच्चा माल निपट गया। ठीक है। और तैयार माल महंगे मिलो। क्लियर है? विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकारी नियंत्रण। जो विदेशी व्यापार होता था उस पर पूरा का पूरा नियंत्रण किसका था? ब्रिटेन का था। व्यवसायीकरण पर दबाव।
व्यवसायीकरण का दबाव का मतलब जैसे नील की जरूरत है तो नील की खेती करवा लिया। जिस चीज की जरूरत पड़ता था ब्रिटेन वालों को, वो उसी की खेती करवा लेते थे। ठीक है। और जो उत्पादन होता था, जो यहाँ पे लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, उसका क्या कर दिया, व्यवसायीकरण कर दिया। क्लियर है। आगे देखिए, अंग्रेजी साम्राज्यवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ सकारात्मक प्रभाव। कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर, जैसे रेलवे। ठीक है। उसके बाद कृषि का व्यवसायीकरण का आरंभ हुआ। यहाँ से लोगों को ये पता चला कि हम क्या कर सकते हैं, खेती करके अपना सामान को बेच भी सकते हैं। पहले क्या होता था, लोग अपना ना जीवन यापन के लिए कृषि करते थे, यानी कि बस उतना ही उपजाना है जितना हम खाते हैं। ठीक है, या थोड़ा बहुत ज्यादा उपजा लो, रख लो। ठीक है। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत ज्यादा चलती थी। आधारिक संरचना का विकास। आधारिक संरचना का विकास, जैसे सड़कें बनवाया, तार और जो है डाक बनवाया। ठीक है, उसका प्रारंभ हुआ। भारत का एकीकरण। भारत का एकीकरण में सबसे ज्यादा जो है कि मतलब अंग्रेजों का हाथ कहा जा सकता है। ठीक है। उस समय क्या हुआ, जब शासन व्यवस्था ऐसा हुआ, तो हमने देखा जैसे कि ब्रिटेन वालों ने हम पे जो है कि मतलब कब्जा करा, तो उसका शासन व्यवस्था देख करके क्या हुआ, भारत का एकीकरण करने में मदद मिली। ठीक है। एक कुशल तथा शक्तिशाली प्रशासन का उदाहरण मिला। एक शासन प्रणाली कैसा हो, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था उस समय 565 रजवाड़े थे। ठीक है, यानी कि अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। कितने में, 565। ठीक है, इतने सारे रजवाड़े थे। छोटा छोटा राज्य होता था, छोटा छोटा राज्य। ठीक है। तो एक शासन प्रणाली कैसा हो, मजबूत शासन प्रणाली, ये चीज हमें कहाँ से सीखने को मिलता है, अंग्रेजों से सीखने को मिलता है। ठीक है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है। इसके अलावा पूछेगा कि कृषि की व्यवस्था कैसी थी। क्लियर है। चलिए, थैंक यू।